नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने बाबर से संबंधित, मुगल काल से संबंधित अपने टॉपिक को स्टार्ट किया है। मुगल काल को हम दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल ही शाम के टाइम आपकी एग्जाम को लेकर एक नोटिस आया है कि आपका एग्जाम जो है वो जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। दोस्तों, तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, मात्र 45 से 50 दिन का समय भी आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों, 45 से 50 दिन के समय में आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक बार आपने पढ़ रखा है तो आप तब रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी 45 दिन के अंदर आप बेहतर तरीके से मेहनत आप करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत आप करोगे, तो दोस्तों एग्जाम आपका अभी भी क्रैक हो सकता है। ठीक है ना। तो आप मेहनत करिए लगातार, सब्जेक्ट के ऊपर भी, फर्स्ट पेपर के ऊपर भी, तो एग्जाम आपको कंप्लीटली दोस्तों निकल जाएगा। ओके, तो बाबर को कल हमने डीपली देखा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं हुमायूं को, बाबर का बेटे के बारे में विस्तार से वर्णन हम यहाँ पे करेंगे कि क्या प्रारंभिक स्थिति हुमायूं की रही, किस प्रकार से उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुमायूं के साथ हुआ और कैसे गद्दी पर बैठा, साम्राज्य का विभाजन भाइयों के साथ कैसे किया हुमायूं ने, और उसके बाद में जो कठिनाइयां, जो विपत्तियां हुमायूं के सामने थी, बाबर से मिली विरासत, जो पिता से एक विरासत मिली, वो भी सैया के मतलब राज सिंहासन जो मिला वो साजो सवैया वो नहीं था, सजा हुआ नहीं था, है ना, वो भी कांटों से भरा हुआ था। खुद की कठिनाइयां हुमायूं की थी कि हुमायूं ने एक योग्य सेनापति की भूमिका नहीं अदा की। इसके अलावा अफगान जो है एक मुख्य शत्रु हमेशा से बने रहे हुमायूं के, और इसके अफगानों के अलावा बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, एक कठिनाई का कारण वो भी था। इधर बंगाल का शासक कठिनाई का कारण था। तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां हुमायूं के जीवन काल में अंदर रही दोस्तों। तो इसके बारे में हम विस्तार से वर्णन दोस्तों करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मुझे नहीं लगता कि जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इससे बाहर कोई एक आधा क्वेश्चन बनता है, तो कंप्लीट यही कोशिश रहेगी भाई सारा का सारा यहीं पे हम इसको समेट लें। ठीक है, हुमायूं से संबंधित। इसके अलावा एक बात और मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, आप में से अगर कोई स्टूडेंट हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो दोस्तों कर सकता है। कंप्लीट सिलेबस आपका टिल योर एग्जाम तक हो जाएगा। साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। विश्वास करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहली बात, हुमायूं की प्रारंभिक स्थिति क्या रही या प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको हुमायूं के बारे में जानना है। क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में गद्दी पर बैठा, कैसे प्रारंभिक जीवन बीता, है ना। तो आप देखते हैं जहीरुद्दीन बाबर का 1483 के अंदर जहीरुद्दीन बाबर का जन्म फरगने के अंदर उज्बेकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है, राज्य पड़ता है, जन्म हुआ था। और अपना जो है भारत के ऊपर लगभग 1526 से 1530 तक लगातार 4 लड़ाइयां लड़ी और वहां पे अंतिम समय तक बाबर भारत के अंदर डटा रहा। तो 1508 के अंदर बाबर की कई सारी पत्नियां थी, तो उन पत्नियों में महान सुल्ताना एक पत्नी थी। महान सुल्ताना की संतान ये हुमायूं थे। तो बाबर के जो 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंडाल। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। कामरान, अस्करी, हिंडाल, ये सगे चारों भाई नहीं थे, है ना। ये अलग अलग माता की संतान थे। जैसे कि कामरान और अस्करी ये गुल्लूक बेगम की संतान थी, हिंडाल और गुलबदन बेगम ये दिलदार आगाची की संतान थी, और हुमायूं महान सुल्ताना की संतान थी। तो सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। तो बाबर ने सलाह दी थी हुमायूं को कि भाइयों के साथ में नम्र व्यवहार अपना करना, क्योंकि ये इनकी वंशावली में चला आ रहा था। क्योंकि इनके जो ब्लड के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा था वो मंगोलों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, वो तैमूर का रक्त प्रवाहित हो रहा था। दोनों का मिश्रित रक्त यहाँ पे इन दोनों के अंदर दोस्तों प्रवाहित हो रहा था। तो इन दोनों का मिश्रण इनके ब्लड के अंदर था, है ना। तो भाइयों के अंदर साम्राज्य विभाजन को लेकर बाबर ने बात नहीं बोली थी कि आप साम्राज्य का विभाजन करना। कामरान को आप कंधार का क्षेत्र देना, कामरान को आप काबुल का क्षेत्र देना, अस्करी को आप संभल का क्षेत्र देना, हिंडाल को आप अलवर मेवात का क्षेत्र देना। ये जो विभाजन किया हुमायूं ने अपनी सूझबूझ के आधार पर विभाजन किया। बाबर के द्वारा यह सलाह नहीं दी गई थी कि ये विभाजन करना। व्यवहार को नम्र करने का बोला था बाबर ने कि भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना। 1530 के अंदर 26 दिसंबर 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बीमार था और उसको काबुल में दफनाया जाता है। पहले आगरा के अंदर, आलमबाग में, फिर काबुल के अंदर। अब शुरुआत होती है यहाँ से हुमायूं की दोस्तों। 4 दिनों तक सिंहासन का वेट करना पड़ा हुमायूं को। कारण था कि जो वजीर निजामुद्दीन खलीफ हुआ करते थे, निजामुद्दीन खलीफ बाबर के जो बहनोई थे, मेहंदी ख्वाजा जो खानजादा बेगम के पति थे, बाबर की बहन का जो पति थे खानजादा बेगम के पति मेहंदी ख्वाजा, निजामुद्दीन खलीफा गद्दी पर बैठाना चाहते थे उनको, क्योंकि 20 साल से लगातार सेवा में थे बाबर की।
जहां पे पहले काबुल के अंदर, उधर फरगना के अंदर लगातार सेवा के रूप में कार्य कर रहे थे। हुमायूं को योग्य नहीं मानते थे निजामुद्दीन खलीफा। इस चीज के बारे में वर्णन जो है निजामुद्दीन अहमद ने किया है अपनी पुस्तक तबकात-ए-अकबरी के अंदर। निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय में निष्पक्ष रूप से अपना वर्णन किया है कि कैसे इतिहास के बारे में कोई चाटुकारिता निजामुद्दीन अहमद ने नहीं की है, तो वर्णन करता है कैसे हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं मूल नाम था नासिरुद्दीन, क्योंकि सभी शासकों के मूल नाम हुआ करते थे। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन, हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन, जहांगीर का मूल नाम सलीम, शाहजहां का मूल नाम सियाबुद्दीन, औरंगजेब का मूल नाम आलमगीर। दोस्तों ठीक है ना, सभी के मूल नाम हुआ करते थे। तो नासिरुद्दीन, हुमायूं और अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहते थे, प्रमुख दरबारी अकबर के रहे अबुल फजल, उन्होंने इनका नाम जो कहा, हुमायूं को जो बोला वो इंसान कामिल बोला, वो इंसान कामिल बोला। हुमायूं का अर्थ होता है दोस्तों भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन ऐसा मतलब नाम, उल्टा नाम, विपरीत नाम किसी भी शासक का नहीं पड़ा। दुर्भाग्यवश जो नाम हुमायूं का मतलब भाग्यवान, कभी भी भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया। लगभग 15 वर्षों तक अपने शासन काल 1540 से 55 के बीच में निर्वासन काल जीना पड़ा, और जब तक गद्दी पर बैठा रहा तब तक भी मतलब लगातार संघर्ष, लगातार विपत्तियां हुमायूं को मिलती रही। भाइयों की तरफ से, अफगानों की तरफ से, है ना, लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं हुमायूं के बारे में टाइम पीरियड। 1530 में यानी कि 4 दिन के बाद 30 दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा। 1540 तक, जब तक कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी के द्वारा गद्दी से नहीं हटाया गया, पराजित नहीं हुआ, तब तक। उसके बाद में जब कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई हार जाता है, उसके बाद ये अपना निर्वासन जीवन टाइम को स्टार्ट करता है। 1542 के अंदर अमरकंटक के राणा के वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है दोस्तों, और उसके बाद में ये इधर अपना काबुल को जीतता है, कुछ समय के लिए शिया धर्म को अपना लेता है। उसके बाद में दोबारा जब सूर साम्राज्य, क्योंकि जो 15 साल का जो टाइम पीरियड है 1540 से 1555 के टाइम के बीच का काल है, इस बीच में सूर साम्राज्य यानी कि द्वितीय अफगान वंश यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। पहला अफगान वंश बहलोल लोदी के समय से स्टार्ट हुआ था 1451 से दोस्तों, और दूसरा अफगान वंश अब शेर शाह सूरी 1540 में स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं मिल पाया, 15 ईयर्स, क्योंकि शेर शाह सूरी 5 साल के बाद ही 1545 में कालिंजर अभियान में उक्का नमक तोप के फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, है ना। उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे, और साम्राज्य का विभाजन 5 प्रांतों के अंदर हो गया था, मालवा, पंजाब, है ना, इधर चुनार, कई और अलग अलग सूर शासक वहां पे शासन कर रहे थे, योग्य शासक नहीं मिले। 1 साल के बाद दीनबना नामक नगर जो हुमायूं के द्वारा बसाया गया था, उस दीनबना नामक नगर की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की दोस्तों मृत्यु यहाँ पे हो गई। अब आप ये देखेंगे कि इन 10 साल के अंदर और इस 1 साल के अंदर क्या क्या उपलब्धि हुमायूं की दोस्तों रही, हुमायूं ने क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ पे प्राप्त की, क्या क्या योगदान हुमायूं का साहित्य के अंदर, स्थापत्य के अंदर, चित्रकारिता के अंदर, और राजनीतिक सिचुएशन क्या रहे हुमायूं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि जन्म जो है हुमायूं का 6 मार्च 1508 में काबुल के अंदर जन्म हुआ था। 6 मार्च 1508 के अंदर, जिस समय में यहाँ पे अपना सिकंदर लोदी शासन कर रहा था सल्तनत के अंदर, लेकिन इनका जन्म हुआ था काबुल के अंदर। काबुल के अंदर जब तक भारत में एंट्री बाबर की भी नहीं हुई थी, और जन्म ये महाम सुल्ताना से, ठीक है ना, महाम बेगम भी बोलते हैं और महाम सुल्ताना भी। ये जो है दोस्तों हिरात के हुसैन बुकरा की पुत्री थी, हिरात के हुसैन बेकरा की पुत्री थी माहम बेगम, जिससे ये इनका जन्म हुआ था। इसके भाई मैंने बताया कामरान अस्करी की माता गुल्लूक बेगम, हिंदाल गुल्लूक बेगम की माता अपने ये क्या नाम इसका दिलदार अगाची, ठीक है, तो ये इसकी माता का नाम था माहम बेगम। अब शिक्षा दीक्षा कहां पे हुई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा दीक्षा कहां पे हुई। मौलाना मसीह अल-दीन और मौलाना इलियास। दोस्तों अकबर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की शिक्षा दीक्षा कहां से अकबर ने अपनी शिक्षा दीक्षा धारण की, तो ये हुमायूं की शिक्षा दीक्षा मौलाना मसीह अल-दीन और मौलाना इलियास से इन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ पे धारण की, वो शिक्षा ली, प्राप्त की। अब सुल्तान बनने के पहले यानी कि 1530 में हुमायूं सुल्तान बना, 1530 में सुल्तान बनने से पहले सूबेदारी भी तो कहीं ना कहीं प्राप्त की होगी ना दोस्तों। तो 3 जगह सूबेदार के रूप में कार्य किया, क्योंकि बाबर के साथ में पानीपत के युद्ध में भी हुमायूं जो है बाबर के साथ मिलकर लड़ा था, खानवा के युद्ध में भी बाबर के साथ मिलकर लड़ा था हुमायूं। और हिसार फिरोजा जो मुख्य जागीर हुआ करती थी मुगलों को इधर उत्तर पश्चिम से जोड़ने के लिए, हिसार वर्तमान में हरियाणा के अंदर पड़ता है दोस्तों,
हिसार की सूबेदारी प्राप्त की, इसके बाद बदख्शां अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, वहां की सूबेदारी प्राप्त की, और फिर आगरा की सूबेदारी प्राप्त की। तो कई जगह की सूबेदारी जो है दोस्तों इनको प्राप्त हुई। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी। जो सूबेदारी मिल गई, साम्राज्य मिल गया 1530 में, गद्दी पर बैठ गए 30 दिसंबर को, लेकिन अब साम्राज्य को विभाजन कर दिया अपने भाइयों में। कामरान अस्करी हिंदाल में कामरान को क्षेत्र दिया हुमायूं को, सॉरी कामरान को जो क्षेत्र दिया वो दिया दोस्तों मुल्तान का, काबुल का, कांधार का, पंजाब का, ये क्षेत्र मिला कामरान को। इसके अलावा संभल का जो क्षेत्र मिला दोस्तों अस्करी को मिला, और अलवर का क्षेत्र, मेवात का क्षेत्र हिंदाल को, बदख्शां का क्षेत्र मिर्जा सुलेमान को, चचेरा भाई था मिर्जा सुलेमान। तो ये क्षेत्र दोस्तों हुमायूं ने अपने भाइयों में बांट दिए। हमेशा विपत्तियां कठिनाई के समय में कभी भी साथ भाइयों ने नहीं दिया, जब भी भाइयों के सहयोग की जरूरत पड़ी। इसके बाद में आप देखोगे कि हुमायूं के समय के अभियान कौन कौन से थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान हुमायूं ने दोस्तों यहाँ पे किए थे। ठीक है, अभियान पे बात आती है, प्रारंभिक जीवन हमने देखी, अब संघर्ष के जीवन की बात आती है। सबसे पहली बात है कलिंजर का अभियान, महत्वपूर्ण अभियान हुमायूं के द्वारा दोस्तों। इसके बारे में आपको कई बार डाउट रहता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन आपको करा दूंगा, ठीक है ना। कलिंजर का अभियान, कोई भी डाउट आपका दोस्तों रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ सकते हैं मैसेज, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको समाधान जरूर होगा, और एग्जाम तक लगातार मेहनत कीजिए दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए, एग्जाम आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पहला अभियान दोस्तों कलिंजर का अभियान था। सबसे पहली बात है कि कलिंजर कहां पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के अंदर, वर्तमान बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कलिंजर पड़ता है। ये कलिंजर क्या हुमायूं ने यहाँ पे अभियान किया, इससे पहले कोई अभियान ही नहीं हुआ। अरे चंदेलों का राज था यहाँ पे, चंदेलों का, और चंदेल राजपूत जो शासक थे परमर्दी देव, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भी पराजित किया गया था। इससे पहले कई सारे अभियान, महमूद गजनवी ने भी अटैक किया था कलिंजर के ऊपर। महत्वपूर्ण दुर्ग है, महत्वपूर्ण किला है, आज भी बना हुआ है ना, बहुत ही मतलब भारी भरकम दीवारें इस किले के अंदर है। तो कलिंजर का अभियान किया। तो समकालीन शासक कलिंजर का जो था हुमायूं के दोस्तों, वो था और प्रताप रुद्रदेव, ये समकालीन शासक हुआ करता था कलिंजर का। अब अटैक क्यों किया, अभियान क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक रीजन क्या था। जो कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था, ये अफगानों के प्रति सहानुभूति रखता था, ये अफगानों के प्रति सहानुभूति रखता था, और इसी भय के कारण से अटैक किया। और दूसरा कारण क्या था, गुजरात के अंदर भी एक पावरफुल यहाँ पे शक्ति थी। कौन थी गुजरात के अंदर, बहादुर शाह। इनको लगता था अटैक नहीं किया, कालपी पर अधिकार नहीं किया, तो ये जो है अपना संबंध गुजरात के शासक से बना लेगा। तो इसी भय के कारण प्रताप रुद्रदेव पर अभियान किया। लेकिन तभी तक मतलब ये अभियान चल ही रहा था, बीच में ही किसी कारणवश वापस आना पड़ा और ट्रीटी यहाँ पे करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। विजय नहीं कर पाया कलिंजर अभियान के अंदर। ये अभियान कब हुआ था दोस्तों, आप जानते हैं 1530 के अंदर, 1531 के अंदर, सॉरी 1530 में तो 30 दिसंबर में गद्दी पर बैठा, 1531 का अभियान हुआ। और एक चीज और याद रखनी है कि हुमायूं का पहला अभियान कलिंजर का अभियान था, और शेरशाह सूरी जो गद्दी पर बैठता है 1540 में, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कलिंजर का अभियान था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कलिंजर का अभियान था, हुमायूं का प्रथम अभियान कलिंजर का अभियान था। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कलिंजर के अंदर एक तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी उनका नमक तो फटने से, है ना, वहां पे जो शासन, वहां पे जो वो थे, ठीक है ना। तो 1531 में कलिंजर का अभियान बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के आगे पड़ता है, ये अभियान यहाँ पे किया गया। अब इसके बाद में दोहरा की लड़ाई है, दोहरा का युद्ध आप देखते हैं कि दोहरा का युद्ध किसके साथ हुआ था, हुमायूं का किसके साथ संघर्ष था। आप देखते हैं दिल्ली पानीपत के लड़ाई में दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय शक्ति जो हुआ करती थी लोधियों की, इब्राहिम लोधी के नेतृत्व में, वो तो पराजित कर दी गई, इब्राहिम लोधी को तो पराजय कर दिया गया। अब इसके बाद में दोहरा के युद्ध के अंदर बिहार बंगाल के अंदर अफगानों की एक मुख्य शक्ति यहाँ पे केंद्रित होने लगी, संगठित होने लगी महमूद लोधी के नेतृत्व में। क्योंकि आप जानते हैं महमूद लोधी के नेतृत्व में ही घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 के अंदर। और घाघरा के युद्ध में हालांकि अफगानों की पराजय हुई थी, घाघरा के युद्ध में अफगानों की दोबारा भी पराजय हुई थी, लेकिन महमूद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था, इसके नेतृत्व में लगातार संघर्ष रहा।
बोलते हैं कि भाई इन अफगानों के अंदर एकता बहुत ज्यादा थी और इसी एकता के कारण ही शेर शाह सूरी जो हमेशा मतलब महमूद लोदी के तो एंटी था, घाघरा के युद्ध में भी शामिल होना पड़ा, लेकिन बिना मन के, और दोरा के युद्ध में भी कोई अपना मतलब 100% के साथ संघर्ष जो है दोरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ मिलकर हुमायूं के साथ नहीं किया, क्योंकि ये बोलते हैं भाई राज जो है, शासन जो है, चाहे परिवार से है चाहे घर से है, तो एक ही राजा करेगा, है ना। तो अपोजिट था महमूद लोदी का शेर शाह सूरी, तो इसकी जो उपस्थिति थी वो यहाँ पे निश्चित नहीं मानी जाती शेर शाह की दोहरा के युद्ध के अंदर, और यहाँ पे दोहरा की लड़ाई में ये महमूद लोदी हार जाता है और ये फिर अपने आप को राजनीति से अलग थलग, अफगानों की राजनीति से अलग थलग ये कर लेता है। ठीक है, इतनी बात याद आई। तो ये दोहरा की लड़ाई हुई थी। ये दोहरा की लड़ाई हुई क्यों थी, क्या रीजन था दोहरा की लड़ाई में? अफगान जो है बिहार के अंदर पावरफुल थे और ये उत्तर भारत, इधर उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे जब बिहार से आएंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा अपना जौनपुर, मिर्जापुर वगैरह, है ना। यहाँ पे अपनी शक्ति को केंद्रित कर रहे थे। बाराबांकी के पास में ये गोमती नदी के किनारे पे हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं जौनपुर जो है ना गोमती नदी के किनारे पे, पता होना चाहिए कि जैसे कि चौसा की लड़ाई देखेंगे, चौसा किस नदी के किनारे पड़ता है? बिहार में बक्सर कर्मनाशा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नदियां भी कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट आपसे दे दी जाती है दोस्तों। तो दोहरा की लड़ाई में महमूद लोदी पराजित हुआ और ये संगठित पूरी सेना पराजित हुई। एक क्रम भी आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ऑर्डर भी पूछ लिया जाएगा हुमायूं से संबंधित आपसे कि किस ऑर्डर में ये लड़ाई दोस्तों लड़ी गई। इसके बाद में चुनार का किला का घेरा डाला गया, चुनार के जो किला था उसका एक घेरा डाला गया, उस घेरे के अंदर जो ये शेर खान के द्वारा, क्योंकि इस समय तक शेर शाह सूरी नहीं बना था, फरीद जो है शेर शाह सूरी नहीं बना था, शेर खान तक ही पहुंचा था शेर मारने के उपलक्ष्य में। जब हम नेक्स्ट कल वाला टॉपिक के अंदर शेर शाह सूरी को हम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि फरीद कैसे शेर खान, फरीद से कैसे शेर खान बना और शेर खान से हजरत आला की उपाधि धारण की, कब शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की, है ना। उसके अंदर आपको पता लगेगा किस युद्ध के अंदर। तो यहाँ पे चुनार का किला का घेरा डाला, जो हुमायूं जो अभियान करता था। देखो हुमायूं के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। हुमायूं जो है दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा साथी हो सकता था, व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा एक मित्र हो सकता था, लेकिन साम्राज्य के चलाने के लिए जो शासक के अंदर एक सूझबूझ होनी चाहिए, वो सूझबूझ जो है हुमायूं के अंदर नहीं थी, वो सूझबूझ हुमायूं के अंदर नहीं थी। जब भी मतलब एक हल्की सी विजय, आप भी देखते हैं कई लोग क्या होता है, एक एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद वो बहुत दिनों तक उसको जश्न मनाते हैं, बहुत ज्यादा जश्न मनाते हैं। कोई एक सफलता मिल जाती है तो जश्न मनाते हैं, कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है, कोई जॉब लग जाती है, जश्न मनाते हैं, आगे की तैयारी छोड़ देते हैं। तो हुमायूं भी यही था, कोई हल्की सी विजय प्राप्त होती थी उसी के उसमें विलास रहता था, डूबा रहता था। जब शत्रु सेना द्वार पर पहुंच जाती थी तब उठता था, तब नींद खुलती थी, है ना, क्योंकि अफीमची था। वर्णन किया मिर्जा हैदर दोगलात ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-रशीदी के अंदर, तारीख-ए-रशीदी के अंदर मिर्जा हैदर दोगलात ने वर्णन किया है कि भाई ये अफीमची था, नशेड़ी था, हमेशा मतलब उसमें अपने उसी उस ग्रुप के अंदर रहते थे, ठीक है ना। तो ये आपने देखा चुनार का किला का घेरा डाला, इसके अंदर अधीन था ये जो अपना बेटा कुतुब खान, उसको इनके संरक्षण में भेज दिया शेर शाह सूरी ने, शेर खान ने, तो कुतुब खान जो शेर खान का बेटा था उनको इनके अधीन भेज दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में चुनार का घेरा ऐसा होता था, जब ये विजय करने जाता था, कहीं पे अभियान पे जाता था, तभी कोई सा भाई यहाँ पे मतलब विद्रोह कर देता था, वापस फिर आना पड़ता था। इसके बाद में आपने देखा गुजरात और मालवा, गुजरात जो है एक मुख्य शक्ति हुआ करती थी, गुजरात दोस्तों मुख्य शक्ति हुआ करती थी, और यहाँ पे गुजरात को दबाने के लिए कोई बहादुर शाह, एक योग्य सेना नायक, योग्य सेनापति, योग्य साम्राज्यवादी, मतलब यहाँ पे बहुत ही काबिलियत बहादुर शाह के अंदर थी, है ना। उस समय में सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को बहादुर शाह मानता था, जो और मतलब प्रांतीय शक्ति आप देखते हैं। लेकिन लगातार संघर्ष के बाद हुमायूं को लगातार संघर्ष करना पड़ा और शक्ति को विलीन कर दिया बाद में बहादुर शाह की। बाद में पुर्तगालियों के द्वारा छिटपुट हमले में ये मारा गया, बताया जाता है कि डुबोकर मारा गया। पुर्तगाली उस समय में एक शक्ति बन गए थे, पुर्तगाली भारत में आ गए थे 1498 के अंदर। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आ गया था, वास्को डी गामा 3 बार भारत में आया उसके बाद, उस सही 1498, 1502, 1524 के अंदर, है ना। अल्मीडा यहाँ पे गवर्नर बना था, अल्बुकर्क वास्तविक गवर्नर बना था, नीनो डी कुना उस समय में था जब ये बहादुर शाह गुजरात का शासक जो है मारा गया। इसके बाद में 1535 की घटना है गुजरात का सदर, यहाँ आप याद रख सकते हैं बहादुर शाह के साथ हुआ था, ये याद रख सकते हैं शेर खान के साथ हुआ था, ये याद रख सकते हैं महमूद लोदी के साथ हुआ था। ओके, आप नोट डाउन करते रहना दोस्तों इसको साथ साथ में, टाइम बहुत कम है तो बहुत अच्छे से, बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, है ना।
चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये 1539 की घटना है। इससे पहले कई बार लगातार शेर खान के साथ हुमायूं का संघर्ष दोस्तों जारी रहा, हुमायूं का संघर्ष जारी रहा। और चौसा की लड़ाई में, क्योंकि इस समय में बंगाल गया हुआ था, बंगाल से आने के सारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया शेर खान के द्वारा, सारे मार्ग को रोक दिया गया, है ना, और रोक दिया गया तो लड़ाई लड़नी पड़ी, बक्सर की लड़ाई, पराजय हो, हुमायूं की पराजय हो। एक साल बाद कन्नौज का युद्ध, गंगा नदी के किनारे में, बिलग्राम का युद्ध भी हम बोलते हैं, बिलग्राम के युद्ध में कंप्लीटली अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और जान बचाकर वहां से भागता है, जान बचाकर वहां से भागता है, क्योंकि हमेशा भाइयों का विरोध, मैंने बताया कि आपको लगातार लगा रहा। अब ये कन्नौज के युद्ध को लेकर, कन्नौज से युद्ध और मच्छीवाड़ा के युद्ध का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, इस टाइम पीरियड के बीच में जो गैप है वो है 15 साल का, 15 साल का। इस 15 साल के इतिहास के अंदर आप सूर वंश का इतिहास देखेंगे, सूर वंश का, शेरशाह का वंश, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों उसको, है ना। तो ये मच्छीवाड़ा के युद्ध में अब देखो शेरशाह का जो साम्राज्य था दोस्तों, अब वो 5 प्रांतों में विभाजित हो गया, 5 प्रांतों में, पंजाब, संभल, चुनार, मालवा, बंगाल। अब इनके पांचों के अलग अलग शासक हुआ करते थे, पांचों के अलग अलग शासक हुआ करते थे। जैसे कि पंजाब का शासक था सिकंदर सूर, संभल का शासक, दोआब का शासक इब्राहिम सूर, चुनार से बिहार तक का शासक आदिल शाह सूर, मालवा का शासक बासु बहादुर और बंगाल का शासक मोहम्मद खान सूर, ठीक है ना। ये सूर साम्राज्य का 5 प्रांतों में विभाजन हो गया दोस्तों, सूर साम्राज्य का 5 प्रांतों के अंदर विभाजन हो गया। और इन विभाजन को अब यहाँ पे शक्ति जो है, ये अफगान शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। और सिचुएशन जो है, क्योंकि बैरम खान का बहुत अच्छा साथ हुमायूं को मिला था दोस्तों, तो हुमायूं को साथ मिला तो ये बहुत अच्छे से लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी, अफगानों के खिलाफ। तो ये आपने फिर दोबारा मच्छीवाड़ा का युद्ध आके यहाँ पे लड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन बढ़ेगा, पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए मच्छीवाड़ा का युद्ध पहले होता और मच्छीवाड़ा का युद्ध इसके बाद में सरहिंद का युद्ध, इनके खिलाफ ये लड़ा गया दोस्तों, ठीक है ना। ये चीजें, ये तो अभियान हुमायूं के समय में, ये लड़ाई जो है दोस्तों हुमायूं के समय में यहाँ पे ये कंप्लीट हुई। अब इसके अलावा और किन चीजों में हुमायूं का विश्वास था, क्योंकि आप जानते हैं हुमायूं जो है ज्योतिषी में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, ज्योतिषी में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था कि भाई 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, 7 दिन अलग अलग, मतलब 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। जैसे कि शनिवार को काले कपड़े पहनता था, रविवार को पीले कपड़े पहनता था, है ना। तो ये इसी तरीके से हर दिन एक अलग कपड़े पहनता, ज्योतिषी में बहुत ज्यादा विश्वास था। इसके साथ में लेन टू लेन इसको क्या बोला है कि ये मतलब शासक बना और ये मतलब पूरे जीवन भर अपने टाइम पीरियड के अंदर, शासन काल के अंदर जीवन भर लुढ़कता रहा और अंतिम समय में लुढ़कते हुए दीनप्रा नामक पुस्तकालय से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है ना। ये लैंड का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जैसे हमने धार्मिक आस्था की उसमें देखी कि धार्मिक आस्था बाबर से संबंधित हम देख रहे थे, तो उसके अंदर हमने दोस्तों देखा कि बाबर जो है नक्शबंदी सिलसिले को मानता था और नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्ला अहरार को मानता था बाबर। इस तरीके से हुमायूं जो है दोस्तों सत्तारी सिलसिले को मानता था। कौन से सिलसिले को? सत्तारी सिलसिले को मानता था और सत्तारी सिलसिले के अंदर मोहम्मद गोस को फॉलो करता था, मोहम्मद गोस को। ये अलग अलग शासक हुए दोस्तों, जैसे कि आप आगे इसका बेटा अकबर को देखोगे, अकबर जो है कौन से सिलसिले को मानता है? अकबर जो है चिश्ती सिलसिले को मानता है। फिर आप देखोगे आगे जाके कि जो औरंगजेब आप देखोगे या दारा सिख को आप देखोगे, तो औरंगजेब नक्शबंदी को मानता है, दारा सिख को जो है कादरी सिलसिले को मानता है। तो ये सभी अपने अलग अलग सिलसिले को मानते थे। तो हुमायूं जो है दोस्तों यहाँ पे कौन से सिलसिले को फॉलो करता है? ये करता है सत्तारी सिलसिले को। अब हुमायूं से जानने के हमें क्या क्या स्रोत प्रोवाइड होते हैं, क्या क्या स्रोत मिलते हैं हुमायूं को जानने के लिए? हुमायूं को जानने के हमें साहित्यिक जो स्रोत मिलते हैं वो दोस्तों मुख्यतः 4 है। वो दोस्तों मुख्यतः 4 है। सबसे पहला स्रोत जो है तज़किरात उल वाक़ियात, तज़किरात उल वाक़ियात पहला स्रोत है। दूसरा स्रोत हुमायूं नामा, तीसरा स्रोत तारीख रसीदी, चौथा स्रोत कानून हुमायूं। अब आपकी यहाँ पे भी कार्य बढ़ जाता है। अब आपको जानना है कि इनके अंदर मिलता क्या है। तज़किरात उल वाक़ियात के अंदर जो कि व्यक्तिगत सेवक इसका हुआ करता था हुमायूं का, जिनका नाम था जोहर आफ्ताबची। जोहर आफ्ताबची तज़किरात उल वाक़ियात के अंदर वर्णन करता है हुमायूं के जीवन की, हुमायूं के प्रारंभिक जीवन की, हुमायूं के संघर्ष के जीवन की, हुमायूं के विपत्ति के जीवन की, अकबर के जन्म की, अकबर के शुरुआती जीवन की जो जानकारी प्रोवाइड करता है तज़किरात उल वाक़ियात। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो पता ही होना चाहिए कि रचना किसकी है और ये किसके द्वारा लिखी गई। ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये व्यक्तिगत सेवक कौन था। तज़किरात उल वाक़ियात का लेखक जोहर आफ्ताबची। इसके बाद में हुमायूं नामा, आप जानते हैं गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, सगी बहन हिंडाल की थी, ठीक है ना। अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा लिखी, हुमायूं के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराती है, बाबर के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रोवाइड कराती है। क्योंकि आप देखते हैं बाबर 1526 में पानीपत पर अटैक किया था,
और गुलबदन बेगम का जन्म 1523 में हुआ था, यानी कि 3 साल पहले। जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, तब मात्र गुलबदन बेगम की आयु मात्र 7 वर्ष थी। तो बहुत ही कम जानकारी मतलब है, यादें होगी बाबर से संबंधित, लेकिन हुमायूं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रोवाइड कराती है। गुलबदन बेगम ही हमें यह बताती है कि बाबर की जो मृत्यु हुई वो इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा दिए गए विष के कारण हुई। इब्राहिम लोदी की माता ने जो जहर जो दिया था उसके कारण इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद में आप तारीख रसीदी आप देखोगे, तारीख रसीदी ये बाबर का चचेरा भाई हुआ करता था, बाबर का चचेरा भाई हुआ करता। तारीख रसीदी का लेखक मिर्जा हैदर दुगलत, जिसने हुमायूं को अफीम से बोला है। हालांकि हुमायूं के साथ में जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में ये इसका लेखक तारीख रसीदी का लेखक मिर्जा हैदर ये साथ मिलकर लड़ा था। अफीम के रूप में वर्णन किया हुमायूं का, कश्मीर के अंदर भेजा था हुमायूं ने इसको, ठीक है ना। और बाबर के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराता है। बाबर के उस बारे में बताता है कि बाबर कैसे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसे सक्षम हुआ, कैसे साथ लेकर चलता था परिवार को। इसके बाद में कानून हुमायूं, खोंदमीर जो वर्णन करता है, कानून हुमायूं के अंदर खोंदमीर वर्णन करता है, प्रोवाइड कराता है जानकारी। हालांकि एक चीज आपने याद रखनी है, सिकंदर आजम खुदा का साया बोलता है हुमायूं को, सिकंदर ए आजम खुदा का साया बोलता है हुमायूं को। कौन? खोंदमीर, कानून हुमायूं का लिखा। ये तुगलक शासकों को छोड़कर, ये तुगलक शासकों को छोड़कर संपूर्ण मुस्लिम जगत की जानकारी प्रोवाइड कराता है कानून हुमायूं का लेखक, ठीक है ना। ये हमें सोर्सेज मिलते हैं हुमायूं से संबंधित कि कौन कौन से सोर्स जो है दोस्तों हुमायूं से संबंधित हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद में हम स्थापत्य देखते हैं, स्थापत्य में क्या योगदान था। जब चुनार का किला, चुनार के किले से वापसी आए थे तो समय मिला विलास करने का, है ना, पैसा खर्च करने का, तो दीनपनाह की स्थापना कराई दिल्ली के अंदर, और दीनपनाह में पैसे यहाँ पे लग गए, ठीक है ना। तो दीनपनाह की स्थापना दोस्तों यहाँ पे कराई, और इसी दीनपनाह नामक पुस्तकालय से गिरकर बाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा दोस्तों आपसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं के मकबरे में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा इनकी पत्नी के द्वारा दोस्तों बनाया गया था, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो अब आप देखना कि हुमायूं के मकबरे के अंदर कितने कोणिए हैं, ये हम स्थापत्य के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कई सारे लोगों को बाद में इसके साथ जोड़ा गया, मतलब कि जब उनको दफनाया गया, जहांदार साहब को, फर्रुख सियर को, और आगे भी कई सारे लोगों को दोस्तों यहाँ पे दफनाया गया, ठीक है ना। तो अब लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट ही